हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा नीडेड थी काफ़ी लोगों पे। आपको पता है 9 से 10 में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी है एंड आई नो इस टाइम पे एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो जितनी ज़्यादा एंग्जाइटी उतने ज़्यादा ब्लंडर के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एंग्जाइटी नहीं लेनी है। अब मेरे ये बोलने से एंग्जाइटी तो कम होने वाली है नहीं। सो एंग्जाइटी कम होगी कैसे? जितना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा उतनी ज़्यादा आपकी एंग्जाइटी कम होती रहेगी। और कॉन्फिडेंस के लिए आपको अपने ऊपर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आई एम श्योर कि ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में। सो लास्ट ईयर मैंने भी ये फेज से गो थ्रू किया है, पर जिसने मेरी एंग्जाइटी लेवल कम किया है वो सिर्फ एक चीज़ है, मेरा कॉन्फिडेंस। आई एम श्योर कि आपने अभी तक अपना सिलेबस तो रिवाइज कर लिया हुआ अच्छे से। एंड अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आपका रिवीजन हो चुका है, तो आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर हो चुका है। एंड अब बारी है बाकी चीज़ों को देखने की। कि सिर्फ याद करना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, सिर्फ पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। इसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ों पर भी ध्यान देना होता है। एंड दैट्स हाउ यू होल्ड अ रैंक इन नॉट सेट 10। सबसे पहले रिवीजन। अगर आपका रिवीजन डन हो चुका है, आप आइए मॉक टेस्ट पे। एंड आई एम श्योर कि काफ़ी लोग मॉक टेस्ट ऑलरेडी दे रहे होंगे, पर मॉक टेस्ट देने से काम नहीं चलता। आपको लग रहा है कि आप दिन में एक मॉक टेस्ट देके आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो ये अपने आप को पागल बनाने वाली बात है। आपको मॉक देना कैसे है और उसका एनालिसिस कैसे करना है, जो आपकी गलतियां हैं उनको इम्प्रूव कैसे करना है, ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। एंड मैंने वो लोग भी देखे हैं जिनके मॉक में काफ़ी अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन एग्जाम में वो लोग क्लियर भी नहीं कर पाते एग्जाम। सो आपको मॉक का यूज़ करना कैसे है एक्चुअली में अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। एंड आज मैं इसी चीज़ की बात करूँगी। नो मैटर आपकी मॉक की रैंक क्या आ रही है, एग्ज़ाम में बहुत चीज़ें अलग हो जाती है। आपका एंग्जाइटी लेवल डबल हो जाता है, आपका एनवायरनमेंट बहुत डिफरेंट होता है मॉक में। मॉक दे रहे हो आप डेली, आपकी रैंक भी अच्छी आ रही होगी, आपको क्वेश्चंस भी समझ आ रहे होंगे, अब थोड़ा फैमिलियर भी लग रहा होगा आपको कॉन्सेप्ट। जब भी आप एक मॉक टेस्ट लगाओगे, मेक श्योर कि आपका एनवायरनमेंट ऐसा ही हो जैसा कि आपका सेंटर में होने वाला है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, आपकी पोजीशन अपराइट होनी चाहिए जैसे कि आप एक्चुअल में एग्जाम सेंटर में बैठे हो। ऐसे नहीं कि आप बेड पे लेटे हो और लेट के आप मॉक टेस्ट दे रहे हो। नहीं, कुछ ही टाइम बचा हुआ है तो आपको ये चीज़ें प्रिपेयर करनी चाहिए, आपको ये चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऑल्सो अगर आपका मॉक टेस्ट में टाइमर नहीं है तो आप खुद एक टाइमर लगा लीजिए, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है। आपके एग्जाम में एक लिमिटेड टाइम ही आपको अलॉट होता है एंड उस टाइम के अंदर अंदर आपको एग्जाम करना होता है। लास्ट ईयर प्री के एग्जाम में क्या हुआ था कि जो प्री का जो पैटर्न था वो काफ़ी मेंस से सिमिलर था। तो काफ़ी बच्चों का क्या हुआ कि उन्होंने टाइम पे ध्यान ही नहीं दिया और उनका फर्स्ट सेक्शन बहुत जल्दी क्लोज हो गया, जो कि मेरे साथ नहीं हुआ कि मैंने टाइम पर ध्यान दिया था। मैं जब भी ये क्वेश्चन करी थी तो मेरा टाइम पे ध्यान था कि मेरे पास कितना टाइम बचा है और मैंने उस टाइम लिमिट के अंदर अपना सेक्शन कंप्लीट किया। बट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स और काफ़ी सारे जो लोग थे, सबका यही बोलना था कि फर्स्ट सेक्शन का टाइम कब खत्म हो गया उनको पता ही नहीं लगा। एंड उनके उस टाइम पे सेक्शन के काफ़ी क्वेश्चंस रह गए, वो उस सेक्शन को कंप्लीट ही नहीं कर पाए। सो मेक श्योर कि आप टाइम का ध्यान रखो। इस बार भी अगर प्री का पैटर्न मेन से सिमिलर आता है तो आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। अपने नेगेटिव पे ध्यान देना चाहिए आपको कि आपके नेगेटिव्स जो हो रहे हैं वो किस रीज़न की वजह से हो रहे हैं। आपको टॉपिक नहीं आता है, आप उस टॉपिक को भूल रहे हो या कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट टिप यही रहेगी कि अपने जो आपके नेगेटिव हो रहे हैं उनका रीज़न पता करो और उस चीज़ को एलिमिनेट करो। अगर आपको टॉपिक नहीं समझ आ रहा है वो चीज़ अलग चीज़ है। नेगेटिव हो क्यों रहा है? आप क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हो, आपको टॉपिक याद नहीं है, आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है वो क्वेश्चन, या फिर आपने वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं है। इनके अलावा भी रीज़न्स हो सकते हैं। आपको अपना रीज़न पता करना है, देन उस चीज़ पे वर्क करना है। आपको प्री क्वालिफाई करना है, नो मैटर व्हाट। स्मार्ट अटेम्प्ट करना है इसमें। मैं ये नहीं बोल रही कि तुक्का लगाना है, बट आपको बहुत ज़्यादा स्मार्टली डिसीजन लेना है। फिर रैंक मैटर नहीं करती है, आपका क्वालिफाई करना ज़्यादा मैटर करता है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है अटेम्प्टिंग, कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं प्री में, कितने क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने हैं। अभी हम प्री की बात करेंगे, मेंस की बात हम बाद में करेंगे। आपको पैटर्न पता होगा, 100 क्वेश्चन आते हैं, 20-20 के 5 स्लॉट्स होते हैं और 80% नर्सिंग सिलेबस आता है और 10% जो आपका नॉन नर्सिंग आता है, जिसके अंदर आपको जीके मिलती है, मैथ्स मिलती है, रीजनिंग मिलती है। 2 बार से तो मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, पर रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपकी जीके अच्छी है तो आप लोग कर लोगे। इंग्लिश के भी बहुत मतलब ईजी ही आता है वैसे तो। रीजनिंग बहुत ईजी है तो आप अच्छा खासा उसमें स्कोर कर सकते हो। बट ये मान के चलो अगर आपका 20 में से आपने कुछ भी मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो आप वो नर्सिंग में बैलेंस आउट करना पड़ेगा।
तो आप उतना ही लेके चलना कि आपको 80 में से नर्सिंग में से कितने अटैम्प्ट करने हैं और 20 जो नॉन नर्सिंग है उसमें से कितने अटैम्प्ट करने हैं। एंड आई नो ये अटैम्प्टिंग का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को लगता है कि हमें क्वेश्चन आता ही नहीं है, हमें क्वेश्चन का टॉपिक जो है वो ही याद नहीं है, तो हम कैसे अपना अटैम्प्ट कर बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है, आपको एग्ज़ाम देने से पहले PYQ ज़रूर आपको देख के जाने हैं। आप जिस भी साइट से MCQ प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर मॉक दे रहे हो, वहाँ पर आपको PYQs ज़रूर मिल जाएंगे, और नहीं भी मिलते तो आप यूट्यूब पे सिंपली सर्च कर लो, आपको वहाँ से ही मिल जाएंगे। अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि पैटर्न क्या होता है प्री का, पर आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि प्री का पैटर्न कैसे होगा, क्योंकि लास्ट टाइम प्री का पैटर्न बिल्कुल मेंस जैसा था। काफ़ी बच्चों का इस वजह से प्री भी क्लियर नहीं हो पाया था। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको सब चीज़ आती हो। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस है वो भी आप पढ़ के जाओ, क्योंकि कुछ नहीं पता, एम्स कुछ भी करता है, आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते हो। हर बार हर कोई अजम्पशंस लगाता था कि OBG से इस बार इतने क्वेश्चंस आए हैं, इस बार फंडा से इतने क्वेश्चन आए हैं, इस बार MSN से इतने क्वेश्चंस आए हैं, तो इस बार इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चंस आएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। वो नॉसेट के ऊपर बात है, वो कुछ भी रख देता है, जो मन है उसका वो कर देता है वो। अभी रिसेंटली रिसर्च से इतना सारे क्वेश्चन आने लगे हैं, जबकि रिसर्च प्रीवियसली इतना कोई पूछता भी नहीं था। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको हर चीज़ पढ़ के जानी है। ऑफकोर्स हाई यील्ड टॉपिक्स होते हैं एंड रिपीटेड टॉपिक्स बहुत सारे होते हैं जो कि आपको ज़रूर पढ़ के जाने हैं। जैसे कि आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर देख के जाने हैं, ऑप्स के देख के जाने हैं, आपको ECG करके जाना है कंप्लीट। ECG से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। TB देख लेना, HIV देख लेना, MSN के काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। अब अगर आपको इस चीज़ की भी लिस्ट चाहिए तो आप कमेंट्स में डाल देना। ये वाली चीज़ें ऐसी होती है जिसमें आपके नंबर नहीं कटने चाहिए। कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी कर देता है, क्योंकि 60 to 70% मैं बोलूँगी कि जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीटेड ही आते हैं। रिपीटेड इन द सेंस कि रिपीटेड टॉपिक से ही आते हैं। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अवेयर हो, आप कितना प्रीवियस पैटर्न फॉलो कर रहे हो नॉर्सेट का। क्योंकि जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, आप मॉक देना स्टार्ट करते हो ना, तो आपको समझ आता है कि नॉर्सेट कुछ भी नया नहीं पूछ रहा है, पूछ वही रहा है जो सिलेबस में है, बट हाँ उसकी लैंग्वेज चेंज कर देता है, बहुत ज़्यादा घुमा देता है क्वेश्चंस को, जो कि आपको समझने में थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है, बट ले देख के चीज़ वही पूछ रहा है नॉर्सेट। आपको किसी भी चीज़ का फ्री रिसोर्स चाहिए तो आप कमेंट कर देना, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम की ID पे भी जा सकते हो, और वहाँ पर मैंने काफ़ी सारे फ्री रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रखे हैं जो पर्सनली मैंने अपनी जर्नी में यूज़ किए हैं। एंड मैं वही चीज़ रिकमेंड करती हूँ अभी जो कि मैंने पर्सनली यूज़ की है और जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा हुआ है।